नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के फोर्थ शिफ्ट जिसकी परीक्षा दिनांक 10 जनवरी 2023 को हुई थी, उस पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज के सेक्शन में 15 अंक का जो पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है वो डायरेक्टली आपको उसी पैराग्राफ में उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे जो 15 अंक का पेडागोजी पूछा जाता है। तो पेडागोजी में पहला प्रश्न पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अ मल्टीलिंगुअल क्लास इज अ क्लास वेयर द। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक बहुभाषी कक्षा कौन सी कक्षा है, उस कक्षा में क्या होता है। तो देखिए, लिंगुअल का मतलब होता है भाषा और मल्टी का मतलब होता है कई, यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुभाषिकता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि बहुभाषिकता कक्षा किस प्रकार की कक्षा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, यानी ये एक ऐसी कक्षा होगी जिसमें कई भाषाओं की बात होगी। मल्टीलिंगुअल यानी कि कई भाषा, एक से ज्यादा भाषा की बात होगी। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, ईच लर्नर नोज मोर देन 2 लैंग्वेज। यहां पर कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है वो 2 भाषाओं से ज़्यादा भाषा को जानता है। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके अन्य भाषाओं को सीखेंगे। यहां पर देखिए, बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही सिखाना है। अब मान लीजिए यूपी का कोई एक सरकारी विद्यालय, उसमें पंजाब से आया बालक भी हो सकता है, उसके अलावा साउथ के किसी स्टेट से आया हुआ बालक हो सकता है जिसकी लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, मलयालम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उड़ीसा से कोई आया हुआ बालक है तो उसकी लैंग्वेज उड़िया हो सकती है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों से, जैसे कि गुजरात से आएगा तो गुजराती हो सकती है। अन्य राज्यों से जो भी बच्चे आएंगे उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर जो नेटिव लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो अलग अलग है और इसी के हिसाब से इसको बहुभाषिकता कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये कह रहा है ना कि आपको प्राथमिक में बच्चों की मातृभाषा से ही शुरू करना है। अब चूंकि सबकी मातृभाषा अलग अलग है, इसलिए बहुभाषिकता कक्षा इसी को बोला जाएगा कि चूंकि जो बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा या फिर उनको पढ़ाया जाएगा, वो उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो चूंकि एक से ज्यादा लैंग्वेज है, इसीलिए इसे मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो दिया गया है कि 2 लैंग्वेज से ज्यादा जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चों की मातृभाषा अलग होने की वजह से इसे मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। तो चौथा गलत हो गया। तीसरा देखिए, लर्नर्स आर टॉट इन मल्टीपल लैंग्वेजेज, तो ये भी गलत है। दूसरा देखिए, टीचर्स नोज द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स, यानी कि जो शिक्षक है वह शिक्षार्थी के लैंग्वेज को जान रहा है, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लर्नर्स स्पीक अ वैरायटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग अलग अलग हो सकता है। अब वहीं बोला जा रहा है कि यहां पर वैरायटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी चूंकि अलग अलग राज्य से बच्चे आए हुए हैं, इसलिए अलग अलग मातृभाषा हो सकती है और अलग अलग मातृभाषा में चूंकि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा के बारे में सीखेंगे और धीरे धीरे अन्य भाषाओं को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लर्नर्स आर लर्निंग अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, एंड रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब कि बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, बार बार उसको सीख रहा है, धीरे धीरे लेकिन बार बार उसको रिपीट कर रहा है। आगे देखिए, री इन्फोर्सिंग कॉन्सेप्ट ओवर टाइम, यानी कि वह अवधारणा को धीरे धीरे और बार बार सीखता है और समय के साथ अवधारणाओं को मजबूत करते चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, रेदर देन ट्राइंग टू मास्टर ऑल ग्रामेटिकल रूल्स एट वंस, यानी कि वह धीरे धीरे सभी ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली और धीरे धीरे सीखता है, इसके बजाय कि वह अचानक से और एक ही बार में सभी ग्रामेटिकल रूल्स को सीख जाए। तो कहा यह जा रहा है कि सच लर्निंग इज, तो इस प्रकार के लर्निंग को स्पाइरल लर्निंग बोलते हैं। क्या होता है? स्पाइरल लर्निंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में सर्पिल अधिगम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह एक अवधारणा है जिसमें धीरे धीरे और बार बार अभ्यर्थी सीखता है और समय के साथ अवधारणाओं को एक तरीके से मजबूत करता जाता है। तो स्पाइरल लर्निंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, द कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर्स टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज वेल एज इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट इज।
कहा यह जा रहा है कि बच्चे की वह दक्षता, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है दक्षता, बच्चे की वह दक्षता जो कि किसी लेख को वो समझ सकता है, साथ ही साथ उस लेख में से इंफॉर्मेशन को वो प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर पा रहा है, यानी कि उसको डिकोड कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है। तो बच्चे की इस दक्षता को क्या बोलेंगे? तो देखिए, किसी भी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना और उस लेख में से किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन कब बच्चा प्राप्त कर पाएगा? जब उस लेख को समझेगा। तो पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना, इसे क्या बोलते हैं? इसे पठन क्षमता बोलते हैं, इसे पठन बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, यानी कि पढ़ करके उसका अर्थ समझना, इसका मतलब है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अ स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ स्पीच बाय रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन इज, यानी कि बच्चे के स्पीच का वह डिसऑर्डर, वह अक्षमता जिसकी वजह से बच्चा फ्लो में बोल नहीं पाता, फ्लो में स्पीच नहीं दे पाता, और वह एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है। इस अक्षमता को क्या कहते हैं? इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? तो जैसे देखिए, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, ये बच्चा हकलाता जब है तो वह एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है, तो हकलाना यहां पर उत्तर हो जाएगा। अब चारों विकल्प में देखिए कौन सा हकलाना दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना होता है। ठीक है, हकलाना यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। ठीक है, और जो फ्लो है स्पीच का वो अफेक्ट होना, इस ऑर्डर को स्टटरिंग कहते हैं, यानी हकलाना। अगला प्रश्न पूछा गया है, द अवेयरनेस दैट अ वर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल साउंड एंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू द इंडिविजुअल साउंड और फोनिम लेवल इज, यानी कि किसी भी दिए गए शब्द को इंडिविजुअल साउंड यानी अलग अलग ध्वनियों में तोड़ने की क्षमता के साथ साथ, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल साउंड है यानी प्रत्येक ध्वनि है, और जो फोनिम है, इस स्तर का जो अवेयरनेस है, साक्षरता है, ज्ञान है, संज्ञान है, इसको क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक यहां पर दे रहा हूं कि राम। अब ये राम एक शब्द है, देखिए क्या बोला गया, राम एक शब्द है। अब इस शब्द को इंडिविजुअल साउंड यानी अलग अलग ध्वनियों में तोड़ना, तो राम कैसे बना हुआ है? राम बना हुआ है पहले र प्लस आ की मात्रा और प्लस म, इस प्रकार से ये बना हुआ है। और अगर इसको और आप तोड़ना चाहें तो देखिए, र जो है ये व्यंजन होता है। व्यंजन कैसे बनता है? तो ये स्वर की मदद से बनता है, तो ये र के नीचे हलंत यानी स्वर रहित हो गया। अब इसमें अ जोड़ेंगे तो ये पूरा र बनेगा, ये पूरा र हुआ, प्लस आ तो खुद में स्वर है, प्लस म कैसे बना हुआ है? तो म के नीचे हलंत प्लस अ, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका ध्वनि विन्यास हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल ध्वनि में हमने इस प्रकार से इसको तोड़ दिया। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की जो अवेयरनेस है बच्चे में, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्वनि जागरूकता बोलते हैं, ध्वनि जागरूकता। तो हम लोग दिए गए शब्द को ध्वनि में इस प्रकार से तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ पाएंगे? जब आप ध्वनि के बारे में जानते रहेंगे, साउंड के बारे में जानते रहेंगे, तभी तो, इसीलिए इसे फोनेमिक अवेयरनेस बोलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को हिंदी में गहन पठन बोलते हैं। ठीक है, गहन पठन। तो गहन पठन क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, गहन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को डीपली पढ़ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मान लीजिए वो 10 पेज का है, तो 10 पेज पढ़ना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक ही पेज पढ़ूं लेकिन उस एक पेज का मैं पूरी तरीके से अर्थ समझ पाऊं, इसे ही तो गहन अध्ययन बोलेंगे। यानी कि मैं गहनता से अध्ययन कर रहा हूं, उसके पूरे थीम को समझ पा रहा हूं, इसे इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर मैं 10 पेज को पढ़ने की कोशिश करूं, यानी जल्दी से जल्दी मैं पूरे को कवर करने की कोशिश करूं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे विस्तृत पठन बोलेंगे। लेकिन जब एक ही चैप्टर को, एक ही पेज को समझ कर मैं पढ़ूंगा, तो यानी डीप पढ़ रहा हूं, यानी गहनता से मैं पढ़ रहा हूं, जिसे इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, हेल्प स्टूडेंट टू ट्रेन देम टू रीड फ्लुएंटली फॉर देयर ओन इंजॉयमेंट, यानी कहा यह जा रहा है कि फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता की बात की जा रही है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग नहीं होता है, क्योंकि 10 पेज को अगर मैं धारा प्रवाह पढ़ूं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक ही पेज पढ़ूं लेकिन उसको गहनता से पढ़ूं, तो इसे इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, इट इज सप्लीमेंट्री रीडिंग विच इज कंसर्न विथ डिकोडिंग ऑफ द रिटन मटेरियल, यानी कहा यह जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रीडिंग का मतलब कि
अतिरिक्त पढ़ने के सेंस में कहा जा रहा है, सप्लीमेंट्री पठन के सेंस में कहा जा रहा है, जो रिटन मटेरियल है उसको समझने के लिए, देखिए डिकोड करने के लिए। तो ये भी हमारा यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लेख दिया गया, जो भी रिटन मटेरियल है, उसी को गहनता से पढ़ने की बात होगी, ना कि सप्लीमेंट्री कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चौथा विकल्प देखिए, द स्टूडेंट आर फ्री टू चूज द मटेरियल दे वांट टू रीड, यानी कहा यह जा रहा है कि बच्चे जो है वह अपना लेख खुद चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग ये नहीं होता है, ये तो वो रुचि के हिसाब से देख रहा है ना, तो ये इंटेंसिव रीडिंग नहीं है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, द पर्पज ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बीइंग रीड, यानी कि जो बच्चा लेख पढ़ रहा है उसका अर्थ बच्चा समझ पाए। अब बच्चा उसका अर्थ कैसे समझ पाएगा, जब उसको गहनता से पढ़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच मेथड बिलीव्स दैट द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट, यानी कहा यह जा रहा है कि कंटेंट से ज़्यादा कौन सा ऐसा मेथड है जो कि फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य है उसको बनाने की प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसा कौन सा मेथड है, तो वाक्य बनाने की प्रक्रिया। अब वाक्य कैसे बनाया जाता है, वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वह खाना खा रहा है, तो यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि वह जो है वह एक मेल है। लेकिन अगर यहीं बोला जाए कि वह खाना खा रही है, तो यहां पर ये वह क्या है, ये एक फीमेल है। ये कैसे पता चला, यहां पर रहा और यहां पर रही, उससे क्लियर हो गया कि ये रहा है तो मेल होगा और ये रही है यानी कि फीमेल होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जो है ये कैसे पता चला हमें, ये ग्रामर के रूल के अंतर्गत पता चला। तो वाक्य का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो होता है, वह ये जो मेथड है किस पर फोकस करता है, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि देखिए ग्रामर के नियमों का अध्ययन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया जाता है। तो यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक असर्शन दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है। मतलब कि पहला एक कथन दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही आंसर का चुनाव कर लेना है। कथन ये दिया गया कि रेमेडियल टीचिंग, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी उसी का एक हिस्सा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से टीचर क्या करता है कि सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण करता है, निदानात्मक परीक्षण करता है, जिसमें उसको ये पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है। अब उस समस्या, उस दिक्कत की पहचान करने के बाद से बच्चे को वह कॉन्सेप्ट पुनः शिक्षण कराया जाता है, जिसे रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि रेमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्नड, यानी कि अगर कोई शिक्षार्थी सही तरीके से अधिगम नहीं किया है, सही तरीके से अगर नहीं सीखा है, तो रेमेडियल टीचिंग उसको रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उसको पुनः वो शिक्षण कराया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों जो तर्क है और जो असंसरण है वो दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इस प्रकार का विकल्प किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, टेक्स्ट बुक्स contains stories, poem, plays and other form of writing by writers. We need to select such material because they are, यानी कहा यह जा रहा है कि किताबों में जो कहानियाँ दी गई रहती हैं, बच्चों के लिए पोयम दिए गए रहते हैं, जो नाटक दिए गए रहते हैं और अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं राइटर्स के लेखन के, वह बच्चों में क्यों दिए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक क्या होता है, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाने की बात एनसीएफ करता है। बच्चे चूंकि प्राइमरी लेवल के हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, कहानियां हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, ये सभी उनको वास्तविक जीवन से जोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, बच्चे का जो मदर टंग है वह उसका नेचुरल लैंग्वेज बोला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल लैंग्वेज और ऑथेंटिक होती है, इसलिए उनके किताबों में इस प्रकार की चीज़ें दी गई रहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द वेज हेल्प इन क्रिएटिंग प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। तो प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ऐसा इन्वायरमेंट, कक्षा में आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के कक्षा में कि वहाँ पर
विभिन्न प्रकार के चित्र बने रहते हैं, जैसे कि एप्पल का चित्र इसके आगे ए लिखा रहेगा, बॉल का चित्र इसके आगे बी लिखा रहेगा, इस प्रकार से बॉल का चित्र रहेगा, इसी प्रकार से बिल्ली का चित्र बना रहेगा, आगे सी लिखा रहेगा। तो ये बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जा रहा है ABCD, ठीक है, और उनके परिवेश से जोड़ करके सिखाया जा रहा है। और ये सभी चित्र उनके चार्ट पेपर के माध्यम से या फिर दीवालों पर पेंटिंग के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से लैंग्वेज को सीख पाएं, इसे ही बोलते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, प्रोवाइडिंग अ प्रिंटर इन ईच क्लासरूम। तो प्रिंटर की बात नहीं होती है। शोइंग अ मूवी विथ टेक्स्ट गिवन बिलो, तो ये भी गलत है। आस्किंग द लर्नर्स टू टेल द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम इन देयर लैंग्वेज, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, राइटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम एंड एफिक्स देम ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विभिन्न वस्तु हैं, उनका नाम जो है उस वस्तु पर चिपकाने के सेंस में कहा जा रहा है। तो जब बच्चा उस वस्तु को देखेगा और उस वस्तु का एक्चुअल में नाम क्या है, तो वह उस लैंग्वेज के प्रति अवेयर होगा। यही बात प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंशु अ टीचर ऑफ क्लास 2 ब्रिंग्स सम ऑब्जेक्ट्स फॉर शो एंड टेल एक्टिविटी इन हर लैंग्वेज क्लासरूम, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। यानी कि भाषा अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक टीचर जो कि अंशु हैं, वो कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स वस्तु लेकर के आती हैं और एक एक्टिविटी कराती हैं कि शो एंड टेल, यानी कि देखिए और इसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं फिजिकल तौर पर जो उनको दिखाया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, तो इसे रियालिया बोलते हैं। यानी कि जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वस्तु हैं उसे रियालिया बोलते हैं, और इनको दिखा करके बच्चे को लैंग्वेज टीचिंग कराया जा रहा है टीचर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एट इनिशियल स्टेज, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर में अ टीचर शुड फोकस ऑन रीडिंग पिक्चर्स बुक्स बिकॉज इट। शुरुआती दौर में बच्चों को पढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्चर्स होते हैं किताबों में, उनको रीड करने पर फोकस करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो उन पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उसकी वजह से उसको समझने से बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगा, और बच्चे उस पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी एक समझ को विकसित कर सकते हैं। इसीलिए एज ए टीचर हमें ये करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चों की पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। इज फन टू लुक एट पिक्चर्स, कहा जा रहा है कि यह पिक्चर्स पर देखना बच्चों को पसंद आता है इसलिए। तो ये तो ठीक है, उनके लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन केवल पसंद आता है इसलिए पिक्चर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि पिक्चर में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है और उस इंटरेस्ट के वजह से वह इंटरनली मोटिवेट होता है चीज़ों के बारे में सीखने के लिए। तो ये बहुत सीमित हो गया, केवल कह रहा है कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। तो रुचि के बाद का मेन काम है एज ए टीचर हमारा कि बच्चे रुचि ले लिए, यानी उनका पूरा फोकस उस पर आ गया। अब उस फोकस को हमें कन्वर्ट करना है कुछ नए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया गया, मोटिवेट्स लर्नर्स टू ड्रा सच पिक्चर्स, कहा जा रहा है कि बच्चे को इस प्रकार के पिक्चर, इस प्रकार के चित्र को खींचने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये देखिए ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की क्लास में बच्चा ड्राइंग नहीं बनाएगा, उसके लिए अलग सब्जेक्ट है ड्राइंग का, जिसमें बच्चा इस प्रकार के पिक्चर्स को खींच सकता है। यहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज सिखाना है, ना कि ड्राइंग सिखाना है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, एक्सपोजेज लर्नर्स टू डिफरेंट कलर्स, यानी कि अलग अलग रंगों से बच्चे को अवगत कराने के सेंस में कहा जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्राइंग के कक्षा से रिलेटेड है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जब बच्चा उस पिक्चर को एनालाइज करेगा तो उस पिक्चर में क्या चीज़ें हैं और क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग करेगा, और इससे उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर इज पुटिंग द चाइल्ड्स वर्क एज राइटिंग सैम्पल्स ड्राइंग स्टोरीज ETC इन ए फोल्डर, लेटर शी यूज इट फॉर असेसमेंट दिस इज। यानी कि एक फाइल है जो कि बच्चे के लेख का, उसके ड्राइंग का, उसके स्टोरीज का एक फाइल तैयार किया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। इस फाइल का प्रयोग वह बाद में बच्चे के मूल्यांकन के लिए करती है। तो इस प्रकार के फाइल को क्या कहा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भी फाइल में मेंटेन किया जा रहा है वो उसके शैक्षिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। देखिए उसका ड्राइंग हो गया, उसकी स्टोरी हो गई, उसका राइटिंग सैंपल्स हो गया कि वह किस प्रकार से लिखता है, ये सब उसका
जो शैक्षिक पक्ष है उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे फाइल को हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में बस माइनर सा डिफरेंस है। अगर बच्चे के व्यवहार की बात होगी, तो वहां पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, और जब बच्चे के शैक्षिक पक्ष की बात होगी तो वहां पर हमेशा पोर्टफोलियो होता है। यहां पर बच्चे के लेख के बारे में बात की जा रही है, ड्राइंग के बारे में बात की जा रही है, स्टोरी के बारे में बात की जा रही है, तो ये बच्चे के शैक्षणिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द प्रैक्टिसेज इज मोस्ट अप्रिसिएबल बाय लैंग्वेज टीचर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षक के तौर पर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों में। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। इंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली दोज कमिंग फ्रॉम द डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स हैव टू वर्क हार्डर इन लैंग्वेज क्लास, यानी कहा यह जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि किसी अभावग्रस्त बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनको हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो बच्चा पहले से ही सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हो सकता है कि वो पिछड़ा हो, अब उस पर आप और ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, तो अभी वह मुख्य धारा में आया ही नहीं है और उस पर और ज़्यादा आप बर्डन डाल रहे हैं, तो वो उसके लिए निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, मेक सम स्ट्रिक्ट रूल टू नॉट यूज देयर मदर टंग इन स्कूल, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये पेपर 1 प्राइमरी लेवल का पेपर है। प्राइमरी लेवल के पेपर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाए जाने के संदर्भ में, और ये विकल्प उसकी मातृभाषा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, स्टूडेंट्स हु आर कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज रोल मॉडल इन द क्लास, तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि इज कॉन्फिडेंटली, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं, उनको रोल मॉडल मानना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, इंग्लिश मात्र एक भाषा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मात्र एक भाषा है, तो किसी भी भाषा को जानना बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में उच्चतम स्तर को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ना किसी भाषा का तो प्रयोग करेगा। अगर वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि उसका मानसिक विकास ठीक ढंग से हो रहा होगा। अगर बच्चा इंग्लिश नहीं भी बोल पा रहा है लेकिन वो अपने आप को किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष ठीक है, वो ठीक से संज्ञानात्मक वृद्धि कर रहा है या फिर उसमें विकास हो रहा है। तो केवल इंग्लिश की जब बात होगी तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न में देखिए लैंग्वेज टीचर की बात की गई है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की बात नहीं की गई है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की बात की जाती तब ये ठीक हो सकता था। यहां पर लैंग्वेज टीचर कहने का मतलब कि भाषा शिक्षक। अब भाषा कोई भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। देखिए, इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड नो मैटर विच लैंग्वेज सोशल कल्चर बैकग्राउंड ही शी कम्स फ्रॉम, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपने आप को कक्षा में एक्सेप्टेबल महसूस करे, यानी कि उसे ये महसूस हो कि कक्षा में मुझे भी स्वीकार किया जा रहा है और मेरे भी बातों को वैल्यू दिया जा रहा है, मुझे भी महत्व दिया जा रहा है। तो इससे बच्चे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा और धीरे धीरे वह बच्चा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नीचे से ऊपर चलने की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लेख है, कोई एक पैराग्राफ है, तो ऊपर से चलने का मतलब क्या होता है कि हम पूरे थीम को पहले जाने, मतलब ये पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, पूरे थीम की बात करें, उसके बाद से एक पर्टिकुलर किसी एक वाक्य की बात करें, सेंटेंस की बात करें, उसके बाद से सेंटेंस में शब्दों की बात करें, और उसके बाद से शब्दों के बाद से उसके अल्फाबेट की बात करें, वर्णों की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ये होगा टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे की हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बॉटम टू अप अप्रोच में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, कि सबसे पहले हम लोग लेटर्स की बात करेंगे, अल्फाबेट की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे, उसके बाद से वर्ण से मिलकर के, ध्वनि से मिलकर के, साउंड से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो वर्ण के बाद से शब्द आएगा, शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलकर के क्या बनते हैं, पूरा एक अनुच्छेद बनता है। और अनुच्छेद का अर्थ जानना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब चलेंगे, एक छोटे भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई से जब ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच। इसी को आपको ढूंढना है कि किसमें वर्णों की बात की जा रही है, उसके बाद शब्दों की बात की जा रही है, उसके बाद से सेंटेंस की बात की जा रही है, और उसके बाद से पूरे पैराग्राफ की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। द टीचर फोकसेज ऑन द होल लैंग्वेज अप्रोच। तो होल लैंग्वेज यानी कि पूरे थीम की बात की जा रही है, तो ये तो आपका टॉप वाले में आता है ना, कि पहले थीम की बात होगी, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है,
ये चौथा विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, द लर्नर यूटिलाइजेज हिज प्रीवियस नॉलेज टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो यहां पर भी थीम की बात की जा रही है। थीम किस में आता है? पहले थीम आपका टॉप टू बॉटम वाले में आएगा, लेकिन प्रश्न हमसे बॉटम टू अप पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज विथ पोएम्स एंड स्टोरीज एंड देन कम टू अल्फाबेट। तो यहां पर देखिए पहले पोयम से स्टार्ट किया गया, यानी पूरे थीम से स्टार्ट किया गया, और उसके बाद से अल्फाबेट पे गया। तो ये एक तरीके से टॉप टू बॉटम अप्रोच है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड्स। साउंड्स का मतलब क्या होता है? वर्ण होता है, ध्वनि होता है, ठीक है। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई साउंड को ही बोला जाता है। टू वर्ड्स, यानी अब ये ध्वनि जो है, वर्ण जो है, ये मिलकर के शब्द बनाएंगे, शब्द मिलकर के वाक्य बनाएंगे, उसके बाद फ्रेज बनेगा, फिर क्लॉज बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है बॉटम टू अप अप्रोच में। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।